Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, जो लास्ट सेशन मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रोवाइड किया था उसमें हमने एक हल्का सा ये हिंट पढ़ा था कि क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और किन तरह के किस किस तरह के अकाउंट्स बनकर तैयार होते हैं, जिसमें से हमने वेरी फर्स्ट जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसे समझना शुरू किया था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज दी वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। यही एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है डिसोल्यूशन में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने इस रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में कुछ जिक्र किया था, जिसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बताते हुए मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी बताई थी जो कि कुछ इस तरह की थी कि सबसे पहले हमने जितनी भी एसेट्स होती हैं उन्हें बुक वैल्यूज पर ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरीके से था कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या कोई फिक्टिशियस एसेट एग्जिस्ट करती है तो उसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई प्रोविजन है लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, डेप्रिसिएशन की कोई प्रोविजन है, तो उसे हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, मतलब उल्टा इफेक्ट देना है एसेट्स के कंपैरेटिवली। ये कुछ पॉइंट्स हमने समझे थे एसेट्स के रिगार्डिंग, और बिल्कुल इसी तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हमने लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग भी स्टडी किए थे, जिसकी जर्नल एंट्रीज आपको कुछ इस तरह की बताई गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक का ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, हम एक बार आगे का फर्दर सेशन और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाना चाहूंगी, ताकि जितना हमने अभी तक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है वो किस तरह से रियलाइजेशन की कौन सी साइड पर शो किया जाता है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम ऑल टुगेदर थ्योरी को ही इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो एकदम से आपके लिए भी समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए एक बार हमने जितना किया है उसके हिसाब से हम रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझते हैं। देखिए, कुछ इस तरह का रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिखता होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा हमारा रीवैल्यूएशन का अकाउंट था बिल्कुल वही फॉर्मेट है, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट जिसे यहाँ पर रुपीज की फॉर्म में लिखा गया है अमाउंट कॉलम को, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो कुछ फर्क नहीं है, उसी तरह का ही परफॉर्मा है। और देखो, हमने ये और ये वाला पॉइंट, हम ये 3 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर मैं आपको शुरुआत में ही ये फॉर्मेट दिखा देती तो ये चीजें समझना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब हमें ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी क्योंकि हमने लास्ट सेशन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो काइंडली वो जरूर समझिए। अर्लियर सेशंस के जितने भी सेशंस हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, हमने क्या समझा था कि एसेट्स के अकाउंट को हमने क्लोज करना है और उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। वैसे एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना। जब हम अपने एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं तो हमने अभी अभी देखा भी है, आज के सेशन में भी मैंने आपको हाईलाइट दिया है, क्या जर्नल एंट्री पास करते थे हम? पास करते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बुक वैल्यूज पर हमने इन्हें ट्रांसफर करना है। तो देखो, आपको यही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर सभी एसेट्स आ जाएंगे, लेकिन कौन से? जिन्हें हम बेच सकते हैं, जिन्हें बेचकर हमें कैश रियलाइज हो सकता है। इनमें कैश और बैंक का बैलेंस नहीं आएगा, ये हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगे, कोई ये एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कई बार पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें एसेट साइड पर दिया हुआ होता है तो वो भी यहाँ नहीं आएगा, ना ही पार्टनर का लोन यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर हम बात करें लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, वैसे लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम इन्हें बंद करने वाले हैं, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आ गया ना रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज अकेली अकेली लाइबिलिटी का नाम आएगा। कौन सी लाइबिलिटी? जो आउटसाइडर्स वाली है, जो थर्ड पार्टी वाली है। फिर से कहूंगी, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया है उसे दिमाग में लेकर आइए। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। ना ही पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें तो हमने अलग से ट्रीट करना है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तो वो जरूर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए, ये प्रोविजन वाला पॉइंट आपको बता रखा है, जो मैंने अभी भी आपको समझाया है कि अगर किसी एसेट के साथ कोई डेप्रिसिएशन की प्रोविजन या कोई बैड या डाउटफुल डेट्स वाला केस दिया हुआ है, तो जर्नल एंट्री अभी आपको दिखाई है, उसी जर्नल एंट्री को अगर आप पोस्ट कर देखोगे तो वो यहां इस साइड पर पोस्ट होगी बाय प्रोविजन के नाम से। तो अब हम जो ये आगे के पॉइंट्स हमें समझाए हुए हैं, ये रियलाइजेशन के फॉर्मेट में हमें आगे के और पॉइंट्स बताए हुए हैं। चलिए आज हम आगे की फर्दर रियलाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, क्योंकि जो लास्ट सेशन मैं फिर से कहूं कि जो मैंने दिया था उसमें मैंने इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, जिस पर जब मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताई थी, तो एक स्टार सा लगाया था और मैंने आपको कहा था कि इसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ये बहुत हद तक जैसा हमने अभी तक समझा है रिटायरमेंट के केस में, जैसा हमने एडमिशन के केस में समझा, ये उससे मिलता जुलता है। लेकिन हल्का सा फर्क जो है वो क्या है, इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। तो जो भी कोई एक्स्ट्रा लॉस वाला कंसेप्ट है वो कहाँ जाएगा? वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो भी थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, अगर कोई भी क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अराइज नहीं होता है, जैसे मान लो हमने रिजर्व 100 का बनाया है, लाइबिलिटी अराइज हो गई वर्कमैन कंपनसेशन की, क्या होता है क्या नहीं ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया है अर्लियर सेशंस में। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट मान लो क्लेम कोई भी अराइज नहीं हुआ, मतलब कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी हमें हमारे वर्कर्स को, तो ये 100 का 100 फ्री पड़ा है। अगर फ्री पड़ा है तो ये एक एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गया, जिसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। अगर करंट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। तो इसलिए ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसे अर्लियर भी आपको समझाई हुई है कि वैसे रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसे बांटना है तो इसे डेबिट कर दो, पार्टनर्स को मिल जाएगा और पार्टनर्स को मिलने वाली चीज पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाती है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर कोई क्लेम या कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए, आपको मैंने कितने का रिजर्व बताया है? 100 का। अब अगर मान लो क्लेम कम अराइज हुआ है, लेट्स सपोज क्लेम 50 का अराइज हुआ है, रिजर्व कितने का था? 100 का। तो ये सिचुएशन है कि क्लेम लेस है। अब इसका मतलब यहां पर ये है कि रिजर्व 100 का था, 50। अब देखो, हम क्या करते होते थे जब हमने अर्लियर सेशंस में एडमिशन या रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसेप्ट्स में समझा था, तब हम करते थे कि जो क्लेम आ जाता था उसके लिए हम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम का एक अकाउंट ओपन कर देते थे और हम उसे जनरली लाइबिलिटीज साइड पर शो करते थे। लेकिन अब तो हमारी फर्म ही बंद होने वाली है, तो कौन सा बैलेंस शीट एग्जिस्ट करेगी? इसलिए कोई लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा, जो ये क्लेम अराइज होगा इसे हमने पे करना है, और जब भी डिसोल्यूशन होगा तो सारी की सारी पेमेंट्स जितनी भी होंगी वो इस अकाउंट के थ्रू ही होंगी, क्योंकि हमने रियलाइजेशन का मीनिंग यही समझा है
कि इस अकाउंट का इस्तेमाल एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए किया जाता है, एंड दिस क्लेम इज अ लाइबिलिटी। तो इसलिए ये 50 जो है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, बाकी का जो 50 बच गया वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंट जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं ये वाला केस। जब क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर हैं तो दैट मीन्स 100 का 100 रियलाइजेशन में चला गया, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल। अब मुद्दे की बात आती है ये वाली कि जब क्लेम है हमारा ज्यादा, रिजर्व है हमारा कम। अब जब हमने रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स में समझा था, यानी कि जब एडमिशन, रिटायरमेंट्स, इनके केस में समझा था, तब हम कहते थे कि ये जो एक्स्ट्रा 50 है ये लॉस है, तो इसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की फॉर्म में रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डाल दो। यही समझा हुआ है ना अभी तक का हमने। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो 100 है रिजर्व वाला, उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। आपने इस 50 का कुछ नहीं करना, 50 ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाएगा जब आप रियलाइजेशन के थ्रू इस लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे। तो 150 के थ्रू करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली, ध्यान से समझो, यहां रियलाइजेशन 100 से क्रेडिट हो रहा है, यहां रियलाइजेशन 150 से डेबिट हो रहा है, तो अपने आप ही 50 ज्यादा डेबिट हो रहा है ना। तो एक तरीके से हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहां जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो एक्स्ट्रा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने करना क्या है, जो रिजर्व बना हुआ है वो सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जितनी हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी अराइज होती है हम उसे रियलाइजेशन के थ्रू पे ऑफ कर देंगे। अब आगे फर्दर समझते हैं कि किस तरह से जब एसेट्स को रियलाइज किया जाता है या लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है तो क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। यस, व्हेन एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड का मतलब क्या है, एसेट्स को बेचकर बदले में पैसे वसूल करना, इसका मतलब ये है। तो जब एसेट्स को हमने बेचना है तो क्या होगा, देखो पैसा आएगा, जब भी पैसा आता है तो हम उसे क्या रूल लगाते हैं, रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश या बैंक को डेबिट कर लो, और क्योंकि हम हमारी एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर कर उसे रियलाइजेशन का रूप दे चुके हैं, ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताई है कि रूपांतरण हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे एसेट्स, रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका वजूद नहीं रहा जब हमने उन्हें क्लोज कर दिया। अब किसका वजूद है, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो जितनी भी सेल परचेज होगी, जितनी भी रियलाइजेशन होगी, जितनी भी लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी, वो सब रियलाइजेशन के थ्रू ही की जाएगी। तो कैश को डेबिट कर लो जब पैसा आएगा, और टू रियलाइजेशन। अब मैं आपको यहीं पर एक हिंट बताऊंगी। मान लो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड को डिनोट कर रहा है ना 2, तो दैट मीन्स रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा बाय कैश या बैंक। इसका मतलब है कि हमने एसेट्स को रियलाइज कर लिया है, कैश हमें मिल गया है, तो जितना मिला है वो अमाउंट वाले कॉलम में शो हो जाएगा। अब अगर बात आती है ये, अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो उस केस में क्या होगा, देखो एसेट्स निकल गई हमारे हाथों से, वो किसके पास चली गई है, पार्टनर के पास चली गई है। तो अब कैश नहीं आया, अब क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, जिस पार्टनर ने ले लिया है उस पार्टनर को डेबिट कर दो, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। और क्योंकि रियलाइजेशन का जो बैलेंस पहले बढ़ा था, यहाँ डेबिट साइड पर हमने टू ऑल एसेट्स, जो अभी अभी मैंने आपको शो किया है कुछ देर पहले, जो यहाँ एसेट्स शो हुए हैं
अब वो तो कम हो गया ना बैलेंस, जब ए ने या बी ने या सी ने या जो भी पार्टनर का नाम है उसने वो ले लिया तो इसलिए ये जर्नल एंट्री पास होगी अगर कोई एसेट किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम है, तो यहां पर करंट अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए फिर से एक और इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसेट है, एसेट को पार्टनर के अलावा कोई क्रेडिटर भी तो ले सकता है ना, तो नो एंट्री इज पास्ड व्हेन एसेट इज गिवन अवे टू अ क्रेडिटर। अगर हम हमारी लायबिलिटी को कम करने के लिए अपने किसी क्रेडिटर को अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन इफेक्ट जरूर शो किया जाता है। जैसे मान लो मेरे क्रेडिटर्स थे 10,000 के, मैंने फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया 2,000 का, तो क्या होगा, तो जो मैं अमाउंट अब टू बी पेड निकालूंगी वो 10,000 में से 2,000 लेस कर कितना निकलेगा, नेट अमाउंट 8,000। तो अमाउंट ऑफ सच एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि एसेट्स को रियलाइज करने से रिलेटेड मैंने जो भी ट्रीटमेंट्स आपको यहां बताई वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट विच इज रिलेटेड टू दी एसेट, जो आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में किसी एसेट की सेल को लेकर कुछ नहीं बताया हुआ है तो हमने कोई एंट्री नहीं पास करनी है उसकी रियलाइजेशन को लेकर। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये सोचेंगे कि उनसे कुछ भी रियलाइज नहीं हो पाया है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर ऑल एसेट्स में से एक फर्नीचर नाम का एसेट भी यहाँ लिखा था, आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि फर्नीचर को बेचने पर हमें कुछ पैसे मिले हैं, तो आप अपने आप बेसिस पर यहाँ बाय कैश या बाय बैंक में फर्नीचर नहीं लिखोगे। आप ये मानोगे कि फर्नीचर को बेचकर कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, मतलब फर्नीचर बिक ही नहीं पाया, एक तरीके से सिंपल सी बात। तो एसेट्स के बारे में जब तक ना लिखा गया हो कि उनसे कुछ पैसा रियलाइज हुआ है या नहीं, तब तक हमने उन्हें यहाँ बाय कैश या बाय बैंक वाले के साइड में, यानी कि एसेट्स सोल्ड फॉर कैश के कंसेप्ट में या टेक ओवर के कंसेप्ट में या किसी क्रेडिटर को देने के कंसेप्ट में अपनी मर्जी से शो नहीं करना है। ठीक है। अब अगर बात करें लायबिलिटीज की, तो ये क्या है, लायबिलिटीज चाहे रिकॉर्डेड हैं चाहे रिकॉर्डेड नहीं हैं, आर टू बी पेड। अब इसके बारे में ना आपको एक यहीं पर ही दे दिया, ये नोट में भी आएगा और ये आपको यहीं पर बता दिया कि भाई लायबिलिटी चाहे रिकॉर्ड हो चाहे ना रिकॉर्ड हो, इसे पे करना ही करना है। तो अब सबसे पहली बात, अगर हम कैश की फॉर्म में लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, देखो बिल्कुल इसके ऑपोजिट एंट्री। ये था जब कैश के बेसिस पर एसेट्स रियलाइज हो जाते हैं, देखो बिल्कुल इसके उल्टी एंट्री है ना ये वाली, ये है लायबिलिटीज की पेमेंट करने की एंट्री कि हमने लायबिलिटीज को यहां लिखा था, मैं यहां पर शो करूंगी आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी अभी हमने आज के सेशन में फॉर्मेट देखा था, हमने क्रेडिट साइड पर यहां लिखा था बाय आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, तो दैट मीन्स हमने उन्हें क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया था। तो अब जब हमने पेमेंट करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर टू कैश या बैंक शो करेंगे। जब एसेट्स की बात थी तो बाय वाली साइड पर आ रहा था बाय कैश या बाय बैंक, अब जब लायबिलिटीज की पेमेंट की बात है तो हमने यहां पर शो करना है टू कैश या टू बैंक। दिस इज फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन कैश, यानी कि नरेशन आप क्या लिखोगे, लायबिलिटीज पेड इन कैश। अब जैसे एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, वैसे ही हो सकता है कि कोई पार्टनर ये कह दे कि कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी मैं पे ऑफ कर दूंगा या मैं उसे टेक ओवर कर लेता हूं, तो उस केस में भी देखो एंट्री ऑपोजिट हो गई है, जैसे हमने एसेट्स के केस में से देखी थी। यहां क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। जब कैश में है तो यहाँ टू कैश या टू बैंक लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इस तरह से टेकन ओवर वाला कंसेप्ट है तो उस केस में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूं कि लायबिलिटीज को तो पे ऑफ करना ही करना है, चाहे उसके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन में मेंशन है चाहे नहीं है। एसेट्स को तब तक नहीं रिकॉर्ड करना जब तक उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज के बारे में अगर नहीं भी मेंशन तब भी हमने लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है। बहुत बच्चे इस बात की मिस्टेक करते ही करते हैं, वो कहते हैं कि मेंशन नहीं है तो हम पेमेंट क्यों करें, लेकिन लायबिलिटीज को तो पे ऑफ करना ही करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन तक हमारा जो भी कवर हुआ, यानी कि एसेट्स को और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने वाला कंसेप्ट, उनके अकाउंट्स क्लोज कर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाला कंसेप्ट, प्लस आज का जो हमारा सेशन रहा जिसमें हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि किस तरह से एसेट्स को रियलाइज किया जा सकता है या टेकन ओवर किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से किस तरह से लायबिलिटीज की पेमेंट की जा सकती है या टेक ओवर किया जा सकता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।